तो चैप्टर नंबर 11 हम स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 11 का नाम है काई स्क्वायर एंड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो इसके अंदर हम पहले दो नए डिस्ट्रीब्यूशन है, हम उनको स्टडी करेंगे। टू न्यू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हम स्टडी करेंगे। तो उसमें काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये ग्रीक अल्फाबेट है आपके पास। काई ये एक्स से मिलता जुलता है, तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़नी है और उसको यूज करना है। और दूसरी एफ डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये बोथ आर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा फिर हम जो इसमें पढ़ेंगे वो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, एनोवा। तो अब पहले तो इसका बैकग्राउंड आप लोग समझ लें कि इससे पहले देखें जो आप अब तक कर चुके हैं या करते रहे, जैसे मीन को आपने स्टडी किया, मीन से मुतालिक आप अपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। तो अब आपकी प्रॉब्लम में अगर एक मीन इन्वॉल्व है, एक मीन से मुतालिक प्रॉब्लम है, तो या तो आप उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको मालूम करना होता है। कोई एक पॉपुलेशन है और उसके मीन का कॉन्फिडेंस इंटरवल आप निकालें, तो ये आप चैप्टर 7 में कर चुके हैं। या आप एक पॉपुलेशन के मीन के बारे में कोई क्लेम करते हैं, तो आप उस क्लेम को वेरीफाई करते हैं हाइपोथेसिस टेस्ट करके। तो एक पॉपुलेशन के मीन के बारे में जो हाइपोथेसिस टेस्ट है एचटी, वो आप चैप्टर 8 में कर चुके हैं, ठीक है ना, ये आप स्टडी कर चुके हैं। अच्छा, ये आपकी प्रॉब्लम में दो पॉपुलेशन के मीन जो है वो इन्वॉल्व होंगे। आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो दो मीन से मुतालिक होगी। तो इसमें आप ये चेक करेंगे कि क्या दो पॉपुलेशन के मीन इक्वल है या नहीं, या उनका जो डिफरेंस है वो जीरो है या नहीं। तो अगर जैसे दो पॉपुलेशन मीन इन्वॉल्व हैं, तो या तो आप उनके डिफरेंस का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालेंगे, ये भी आप चैप्टर 7 में कर चुके हैं। उसमें आप एक पॉपुलेशन मीन के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हैं और दो पॉपुलेशन मीन के डिफरेंस के लिए आप कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हैं। इसी तरह अगर आपने दो पॉपुलेशन के बारे में हाइपोथेसिस टेस्ट करना हो, तो वो आप चैप्टर 9 में आपने किया है, वो चैप्टर 9 में आप करते हैं। चैप्टर 8 में हम एक पॉपुलेशन के बारे में हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, जबकि दो पॉपुलेशन के डिफरेंस के बारे में या दो पॉपुलेशन के बारे में हाइपोथेसिस टेस्ट जो है वो चैप्टर 9 में करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम अब तक जो आपने मीन के बारे में डिस्कस करी है, तो इसमें या तो एक मीन इन्वॉल्व होता है या ज्यादा से ज्यादा दो मीन इन्वॉल्व होते हैं। अब अगर फर्स्ट करें ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें 3 और मोर पॉपुलेशन मीन आर इन्वॉल्व, आपके पास 3 या 3 से ज्यादा पॉपुलेशन मीन है, और आप ये चेक करना चाहते हैं कि क्या 3 पॉपुलेशन मीन या 4 पॉपुलेशन मीन या 10 पॉपुलेशन मीन दे आर इक्वल और नॉट। तो 3 या 3 से ज्यादा पॉपुलेशन की इक्वलिटी को चेक करने के लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं स्टेटिस्टिक्स की, वो एनोवा होती है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो ये जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, ये हम कब यूज करते हैं, जब हमें 3 या 3 से ज्यादा पॉपुलेशन के मीन की इक्वलिटी को चेक करना हो कि क्या 3 या 3 से ज्यादा पॉपुलेशन के मीन बराबर है या नहीं। ये अब आपने इस चैप्टर में पढ़ना है, चैप्टर 11 में। इससे पहले आपने 1 या 2 पॉपुलेशन मीन के बारे में जो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस है वो आप कर चुके हैं। अब इसी तरह आ जाए आप जो दूसरा आपके पास पॉपुलेशन का पैरामीटर है, पॉपुलेशन के पैरामीटर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हम स्टडी करते हैं, तो पॉपुलेशन मीन है, एक पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है, और तीसरा पॉपुलेशन वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन यानी पी के बारे में भी, अगर एक पॉपुलेशन प्रोपोर्शन आपकी प्रॉब्लम में है, तो उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल आप निकालते हैं चैप्टर 7 में। तो ये जो एक पॉपुलेशन का मीन है उसको और एक पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन, दोनों को आप चैप्टर 7 में स्टडी करते हैं। तो एक पॉपुलेशन का जो प्रोपोर्शन है उसका आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना है। ये एस्टिमेशन थ्योरी में आप पढ़ते हैं, एस्टिमेशन प्रॉब्लम है, तो वो चैप्टर 7 में आप कर चुके हैं। और अगर एक पॉपुलेशन के बारे में आपने कोई क्लेम करना है, उसका आप हाइपोथेसिस टेस्ट आप चैप्टर 8 में कर चुके हैं। जिस तरह आप एक पॉपुलेशन के मीन के बारे में जो हाइपोथेसिस टेस्ट है वो चैप्टर 8 में कर चुके हैं। इससे अगर आपके प्रॉब्लम में दो पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, दो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के बारे में क्वेश्चन है, टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, तो अगर दो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के डिफरेंस का आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, सी आई, वो आप चैप्टर 7 में कर चुके हैं। और अगर दो पॉपुलेशन की इक्वलिटी को चेक करना है कि दो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन की इक्वलिटी को चेक करना है कि दे आर इक्वल या उनका डिफरेंस जीरो है या नहीं, तो इसके बारे में जो हाइपोथेसिस टेस्ट है वो आप चैप्टर 9 में पढ़ चुके हैं। अब अच्छा, अगर आपके पास 3 या 3 से ज्यादा प्रोपोर्शन के बारे में क्वेश्चन हो, अब ये चेक करना चाहता हूँ कि 3 प्रोपोर्शन है, 3 से ज्यादा प्रोपोर्शन इक्वल है या नहीं, तो फिर आप ना तो उसमें ये टेक्निक यूज कर सकते हैं हाइपोथेसिस टेस्ट की जो चैप्टर 8 और 9 के, तो अब उसमें ये नई टेक्निक है, वहां पे हम काई स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं। तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे यूज होती है, ये आपको इसका यूज पता चल रहा है, और एनोवा कहाँ पे यूज होता है, ये आपको इसका यूज पता चल रहा है। तो एनोवा कब हम यूज करते हैं, जब हमें 3 या 3 से ज्यादा पॉपुलेशन के मीन की इक्वलिटी को चेक करना हो। और हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन या काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं जब हमें 3 या 3 से ज्यादा प्रोपोर्शन की इक्वलिटी को चेक करना हो, ये मालूम करना हो कि 3 या 3 से ज्यादा प्रोपोर्शंस इक्वल है या नहीं।
अच्छा, अब तक देखें, अब तक आपने जो भी अब तक स्टैटिस्टिक्स में अब तक जो भी आपने स्टडी करी है, उसमें देखें आप क्या जो भी प्रॉब्लम होती है या तो पॉपुलेशन मीन के बारे में होती है, चाहे वो 1 हो या 2 हो, या पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के बारे में होती है, चाहे वो 1 या 2 हो। अब तक आपने पॉपुलेशन के वेरिएंस को या पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में कोई भी टेस्ट वगैरह आपने नहीं किया, ना उसका आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला। अब तक हमने स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस को छुआ तक नहीं है, इसके बारे में हमने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं करी है। अब वो करेंगे हम चैप्टर 11 में, तो इसलिए चैप्टर 11 जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखें जो आपके पास तीसरा पॉपुलेशन का पैरामीटर है जिसकी स्टडी अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 में। तो इसमें अगर फर्ज करें एक पॉपुलेशन वेरिएंस है या एक आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा के बारे में प्रॉब्लम है, आपने उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है। यानी जो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो एक पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस के लिए है, या आपकी पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस के बारे में आप कोई क्लेम करते हैं और उस क्लेम को आपने वेरीफाई करना है बाय यूजिंग हाइपोथेसिस टेस्ट। तो अगर एक पॉपुलेशन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल आप निकालना चाहते हैं उसके लिए, या हाइपोथेसिस टेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का एक यूज आपको और पता चल रहा है, एक यूज यहाँ पे पता चला आपको कि अगर आप 3 या 3 से ज्यादा प्रोपोर्शन की इक्वलिटी चेक करना चाहते हैं तो वहां पे काई स्क्वायर टेस्ट यूज होगा, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगी। और दूसरा जो यूज है काई स्क्वायर का, वो कब जब आप एक पॉपुलेशन के वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना चाहते हो, एस्टिमेशन करना चाहते हो, कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना चाहते हो, या उसके बारे में हाइपोथेसिस टेस्ट करना चाहते हो, तो फिर वहां पे आप काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। अच्छा, अब आपकी प्रॉब्लम में अगर दो वेरिएंसेस या दो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बारे में आपका क्वेश्चन है, उसका आपने हाइपोथेसिस टेस्ट करना है उसके बारे में, तो फिर वहां पे आप यूज करते हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन हम इसमें पढ़ेंगे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, दूसरी है एफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे यूज होगी? जब आपकी प्रॉब्लम में दो वेरिएंसेस या दो स्टैंडर्ड डेविएशन इन्वॉल्व हो, उनके बारे में आपने हाइपोथेसिस टेस्ट करना हो, तो फिर वहां पर जो है आप एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। ठीक है। और अब अगर आपके पास प्रॉब्लम में 3 या 3 से ज्यादा वेरिएंसेस या स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो ये आपकी एडवांस टेक्निक्स होती हैं जो आपके इस कोर्स में शामिल नहीं है, जिसमें हम ये 3 से ज्यादा वेरिएंसेस या स्टैंडर्ड डेविएशन के मुताबिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और अक्सर इसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम होती है जो बिल्कुल नहीं होती, तो यहाँ पे हमें रिसर्च प्रॉब्लम्स मिलती है, यानी उन प्रॉब्लम्स के बारे में हमें पहले से कुछ पता नहीं होता, अब हम खुद रिसर्च करके उनको डिस्कवर करते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको मैंने बता दिया है इस चैप्टर में ओवरऑल आपने क्या करना है, और आपने काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ यूज करनी है, एनोवा कहाँ यूज करना है, और आपने एफ डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ यूज करनी है। तो मैं सबको अगर समराइज कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे पहले चले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको समराइज करना यूज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? तो पहली चीज है कि अगर आपकी जो प्रॉब्लम है 1 और 2 प्रोपोर्शंस के बारे में है, तो इसमें तो आप टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस यूज करते हैं जो चैप्टर 8 और 9 में आपके पढ़ चुके हैं। लेकिन आपकी प्रॉब्लम अगर फॉर मोर देन 2 प्रोपोर्शंस है, तो फिर वहां पे आप टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस को हम यूज नहीं करते, वहां पे हम काई स्क्वायर टेस्ट को यूज करते हैं। ठीक है। इसका जो इसका दूसरा यूज है काई स्क्वायर का, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि किसी पॉपुलेशन के जो 2 एट्रीब्यूट्स है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो फिर यहाँ पे इसको हम कहते हैं टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, कि एक पॉपुलेशन के 2 एट्रीब्यूट्स का एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं या नहीं। तो इसके लिए भी हम काई स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं। ये जो काई स्क्वायर टेस्ट होता है इसको हम टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, जिससे हम ये मालूम करते हैं कि एक पॉपुलेशन के 2 एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो एक तो काई स्क्वायर का यूज है कि आप 3 या 3 से ज्यादा प्रोपोर्शन की इक्वलिटी को चेक करना चाहते हैं, तो वहां पे आप काई स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं। दूसरा यूज ये है कि अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं कि एक पॉपुलेशन के 2 एट्रीब्यूट्स आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो किस तरह मालूम करेंगे, तो वहां पे आप काई स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं। इसे हम कहते हैं टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। और जो तीसरा यूज है काई स्क्वायर टेस्ट का, अगर हमें ये मालूम करना है कि हमारे पास जो गिवन डेटा है उसको पर कोई पार्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन फिट होती है या नहीं, टू फाइंड वेदर ए गिवन डिस्ट्रीब्यूशन फिट्स ऑन एन ऑब्जर्व डिस्ट्रीब्यूशन, हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जर्व की है उसको पर क्या कोई गिवन डिस्ट्रीब्यूशन फिट होती है नहीं। कौन सी गिवन डिस्ट्रीब्यूशन? जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो ऑलरेडी हमारे पास है, जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास, ठीक है ना, या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये जो पहले से ऑलरेडी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो क्या किसी गिवन प्रॉब्लम में जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जर्व हो रही है, क्या उसके ऊपर कोई गिवन डिस्ट्रीब्यूशन फिट होगी? अगर फिट होगी तो वो कितनी अच्छी फिट होगी? तो इस टेस्ट को हम कहते हैं गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। यानी हम ये चेक करते हैं कि किसी ऑब्जर्व डेटा के ऊपर क्या कोई गिवन डिस्ट्रीब्यूशन फिट हो रही है, तो इसे हम कहते हैं गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। तो इसमें भी हम काई स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं, इसमें भी हम
काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। तो ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के यूज है। पहला यूज है कि 2 से ज्यादा या 3 से ज्यादा पॉपुलेशन की इक्वलिटी को चेक करने के लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं। ये मालूम करने के लिए कि पॉपुलेशन के 2 एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं, इसको हम कहते हैं टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। तो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट करते हैं। और ये मालूम करने के लिए कि किसी ऑब्जर्व्ड डिस्ट्रीब्यूशन डेटा के ऊपर कोई गिवन डिस्ट्रीब्यूशन फिट हो रही है नहीं, हम करते हैं गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। तो उसमें भी हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन या काई स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं। और अगर हमें एक पॉपुलेशन वेरिएंस के बारे में कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करना है तो उसके लिए भी हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने दिखाए हुए ऊपर कि अगर आपके पास जो आपकी प्रॉब्लम है वो एक वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन के कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में है, तो उसमें भी आप काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज करते हैं। और अगर आपका जो पांचवा इस्तेमाल इसका यूज है काई स्क्वायर का, हाइपोथेसिस टेस्ट अबाउट वन पॉपुलेशन वेरिएंस। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर वन पॉपुलेशन वेरिएंस, उसके लिए काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगी। और हाइपोथेसिस टेस्ट अबाउट वन पॉपुलेशन वेरिएंस, तो उसके लिए भी जो है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगी। तो ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के 5 यूजेस हैं जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका आ जाए एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो ये मैंने आपको ऊपर बताया कि एनोवा आप कहाँ पे यूज करते हैं। अगर आपकी जो प्रॉब्लम है वो 3 या 3 से ज्यादा पॉपुलेशन के मीन की क्वालिटी को चेक करना चाहती है, तो वहां पे हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करते हैं, एनोवा यूज करते हैं। तो ये एनोवा का जो है आपके पास एक यूज है। एनोवा हम कब यूज करते हैं, व्हेन टू यूज टू टेस्ट द इक्वालिटी ऑफ 2 मीन्स। तो उसके लिए तो आपके पास हाइपोथेसिस टेस्ट है जो आप चैप्टर 9 में पढ़ चुके हैं। लेकिन बट टू टेस्ट द इक्वालिटी ऑफ मोर देन 2 मीन्स, अगर 2 से ज्यादा मीन्स, 3, 4, 10 जितने भी है उनकी क्वालिटी को चेक करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनोवा। तो ये आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 11 में एनोवा का एक यूज है। फिर एफ डिस्ट्रीब्यूशन के 2 यूज हैं आपके पास। एफ डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कहां पर है, एक तो अगर आपने इन्फ्रेंसेस करने अबाउट 2 पॉपुलेशन वेरिएंस, जहां पे एक पॉपुलेशन का वेरिएंस इन्वॉल्व होता है, तो वहां पे हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज करते हैं। लेकिन जहां पे जो है 2 आपके पास पॉपुलेशन के वेरिएंसेस इन्वॉल्व होते हैं, तो वहां पे हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। तो टू फाइंड आउट इन्फ्रेंसेस अबाउट 2 पॉपुलेशन वेरिएंसेस, तो वी यूज एफ डिस्ट्रीब्यूशन। या टू डू ए हाइपोथेसिस टेस्ट कंपेयरिंग द वेरिएंसेस ऑफ 2 पॉपुलेशन, अगर 2 पॉपुलेशन के वेरिएंसेस को कंपेयर कर रहे हैं, उसका हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। तो ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन के आपके पास 2 यूज है। तो काई डिस्ट्रीब्यूशन के 5 यूजेस हैं। ठीक है, ये 5 टाइप्स का क्वेश्चन है। एनोवा इसका एक यूज है, ये एक टाइप के क्वेश्चन है। और एफ डिस्ट्रीब्यूशन के 2 यूजेस है, 2 टाइप के क्वेश्चन है। यानी टोटल आपके पास ये कितनी प्रॉब्लम्स हो गई, 8 प्रॉब्लम्स आपके पास हो गए, 8 टाइप्स की नई स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स। तो मैं यहाँ पे दोबारा समराइज करूंगा कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन आप कहाँ यूज करते हैं। तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जब आपने इक्वालिटी ऑफ 3 और मोर प्रोपोर्शंस को चेक करना हो, तो वहां पे आप काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। अगर आपने ये मालूम करना हो कि पॉपुलेशन के 2 एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं, यानी टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उसके लिए आप काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। अगर आपने ये देखना है कि एक पार्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन गिवन डेटा पर फिट होती है नहीं, यानी गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट करना है, तो उसके लिए आप काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। अगर आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है फॉर वन पॉपुलेशन वेरिएंस, तो उसके लिए आप काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। अगर आपने हाइपोथेसिस टेस्ट करना है फॉर वन पॉपुलेशन वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसके लिए आप काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। तो ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के 5 यूजेस है। अब सबसे पहले हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के 5 यूजेस वन बाय वन पढ़ेंगे। तो अब इसमें जो पहला यूज है कि हम जो है सबसे पहले है, अच्छा पहले तो हम इसको स्टार्ट करने से पहले यही जो बातें आपको बताएंगे इससे मुताबिक एक्सरसाइज करते हैं। 11.3 है। तो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस स्टेट वेदर ए काई स्क्वायर टेस्ट, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस और इन्फ्रेंस अबाउट पॉपुलेशन वेरिएंसेस यानी एफ डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी डन। कौन सा करना चाहिए इन तीनों में से हर सिचुएशन में। तो पहली सिचुएशन ए है कि वी वांट टू सी वेदर द वेरिएंस इन स्प्रिंग टेम्परेचर्स इज द सेम ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट। तो स्प्रिंग में जो टेम्परेचर है ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट में, उसमें जो वेरिएंस है उसको अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं क्या वो सेम है या नहीं। तो क्योंकि ये आपके पास इन्फ्रेंसेस है अबाउट 2 पॉपुलेशन वेरिएंसेस, तो हम इसमें जो है एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। इसमें 2 पॉपुलेशन वेरिएंसेस इन्वॉल्व है, तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके हम ये स्टडी करेंगे। इसका पार्ट बी है कि वी वांट टू सी वेदर द एवरेज स्पीड और इंटरस्टेट 95, ये यूएसए में जो है जिस हमारे मोटरवे या सुपर हाईवे टाइप की इस तरह इंटरस्टेट है, तो वी वांट टू सी वेदर द एवरेज स्पीड और इंटरस्टेट 95 डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द डे ऑफ द वीक। तो क्या इंटरस्टेट के ऊपर गाड़ियों की स्पीड डिफरेंट होती है मुख्तलिफ डे ऑफ द वीक के हिसाब से। अब क्योंकि देयर आर 7 डेज इन ए वीक, तो वी वांट टू कंपेयर 7 पॉपुलेशन मीन्स। तो इस प्रॉब्लम में हम 7 पॉपुलेशन मीन्स को कंपेयर करना चाहते हैं। तो जब 2 से ज्यादा पॉपुलेशन मीन को हम कंपेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यूज करते हैं। तो यहाँ पर अब एनोवा यूज करेंगे। इस आपके पास
पार्ट सी है कि वी वांट टू सी वेदर लॉन्ग टर्म स्टॉक परफॉर्मेंस ऑन वॉल स्ट्रीट classified as good, average or poor is independent of the size of the company, classified as small, medium or large. तो वॉल स्ट्रीट पर जो कंपनी की परफॉर्मेंस, जो स्टॉक की लॉन्ग टर्म स्टॉक की परफॉर्मेंस है, उसका एक एट्रीब्यूट है कि वो गुड हो, एवरेज हो, पुअर हो, और दूसरा आपके पास कंपनी को क्लासीफाई किया स्मॉल, मीडियम, लार्ज. तो क्या परफॉर्मेंस और कंपनी का साइज क्या एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, नहीं इंडिपेंडेंट है या नहीं. तो वी वांट टू फाइंड दैट टू एट्रीब्यूट्स ऑफ ए पॉपुलेशन आर इंडिपेंडेंट और नॉट. तो यहाँ पे हम ये देखना चाहते हैं इस स्टडी में कि पॉपुलेशन के दो एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं. तो यहाँ पे हम का स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस यूज करेंगे. इस तरह अगर पार्ट डी है कि फर्स्ट करें बिफोर टेस्टिंग वेदर μ1 इज इक्वल टू μ2, ये चेक करने से पहले कि दो पॉपुलेशन के मीन बराबर है या नहीं, वी वांट टू टेस्ट वेदर द अजम्पशन दैट देयर वेरिएंसेस इज रीजनेबल या नहीं. क्या सबसे पहले हम ये चेक करना चाहते हैं क्या उनके वेरिएंसेस इक्वल है या नहीं. तो क्योंकि ये इन्फ्लुएंसेस अबाउट टू पॉपुलेशन वेरिएंसेस है, तो यहाँ पर जो हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे. एक पॉपुलेशन वेरिएंस के बारे में जो क्वेश्चन होता है वो का स्क्वायर से सॉल्व होता है. दो पॉपुलेशन वेरिएंस के बारे में जो क्वेश्चन होता है वो एफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है. एफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दो से ज्यादा है तो फिर वो रिसर्च प्रॉब्लम है या वो एडवांस टेक्निक है. इसका 11.5 है आपके पास. इसमें टू हेल्प रिमेंबर विच डिस्ट्रीब्यूशन और टेक्निक इज यूज्ड. ये टेबल आपको दिया हुआ है, इसमें आपने कंप्लीट करना टेबल. इसमें बताया नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं और टाइप्स ऑफ पैरामीटर हैं आपके पास. जैसे नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन्वॉल्व 1 यानी एक पैरामीटर म्यू है और एक इन्वॉल्व यानी एक पॉपुलेशन मेन इन्वॉल्व है, या दो पॉपुलेशन मेन इन्वॉल्व है, या तीन या उससे ज्यादा इन्वॉल्व है. तो फिर आप किस टाइप की स्टडी करके या किस टाइप की स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. इसी तरह अगर सिग्मा एक हो, दो हो या तीन हो, तो फिर किस टाइप की स्टडी है. पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो पैरामीटर इन्वॉल्व है, एक पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इन्वॉल्व है या दो या तीन, तो ये पूरे टेबल को आपने फिल करना है. अब सम सेल्स जो मे नॉट हैव एन एंट्री, अगर वो एडवांस रिसर्च प्रॉब्लम है तो उसमें कोई हम लिख नहीं सकते. अब जैसे आप इसको सॉल्व किया हुआ है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन्वॉल्व, अगर एक पैरामीटर इन्वॉल्व है और जो टाइप ऑफ पैरामीटर है आपके पास वो पॉपुलेशन मीन है, तो हमें पता हम इसके सॉल्यूशन के लिए हमें या तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करते हैं, या टी डिस्ट्रीब्यूशन से. इसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल भी आ जाते हैं, हाइपोथेसिस टेस्ट भी आ जाते हैं. तो इसमें जो हम डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, जो हम पहले कर चुके हैं 7, 8, 9 चैप्टर में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या टी डिस्ट्रीब्यूशन. अगर दो पॉपुलेशन मीन इन्वॉल्व हो 2, तो ये प्रॉब्लम भी जो है दो पॉपुलेशन के कॉन्फिडेंस मीन के कॉन्फिडेंस इंटरवल या जो हाइपोथेसिस टेस्ट के बारे में, तो इसमें भी हम या तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं या टी. और अगर आपका जो है 3 या उससे ज्यादा मेन इन्वॉल्व होंगे तो फिर ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का क्वेश्चन है और इसमें हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन भी यूज कर सकते हैं. इसका टाइप ऑफ पैरामीटर अगर स्टैंडर्ड डेविएशन है, अगर एक वेरिएंस है स्टैंडर्ड डेविएशन इन्वॉल्व है तो ये का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन से प्रॉब्लम सॉल्व होगी. 2 इन्वॉल्व है तो ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और 3 है तो फिर ये रिसर्च प्रॉब्लम है. और अगर प्रोपोर्शन जो है वो एक प्रोपोर्शन इन्वॉल्व है तो इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से जो है सॉल्व करते हैं या टी से सॉल्व करते हैं. 2 इन्वॉल्व है तो इसे नॉर्मल से या टी से करते हैं. और अगर 2 से ज्यादा 3 प्रोपोर्शन इन्वॉल्व है तो ये का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन से प्रॉब्लम सॉल्व होती है. तो अब आ जाइए, अब हम जो है सबसे पहले, ये तो मैंने ओवरऑल व्यू कर दिया इस चैप्टर का जो हमने करना है. अब सबसे पहले हम का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं और उसके 5 यूजेस पढ़ते हैं. का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ये 5 डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हम का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से सॉल्व करते हैं. तो अब सबसे पहले तो हम थोड़ा सा का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि किस टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें क्या प्रॉपर्टी है. तो जो का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है कब अपीयर होती है, तो का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ के इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स. तो अगर आपके पास के इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स हो और आप इनको स्क्वायर का सम फॉर्म करें, तो इस तरह जो डेटा जनरेट होता है, इस तरह जो डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट होती है, उसको हम कहते हैं का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन. तो का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कब जनरेट होती है, जब हम के इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स के स्क्वायर का सम लेते हैं. तो दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन. का स्क्वायर इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ के इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स. इसमें के जो है वो इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, कितने रैंडम वेरिएबल जो है आप यूज कर रहे हैं. तो ये आपके पास जो है इट इज ए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है. और क्योंकि एज इट इज द सम ऑफ स्क्वायर्स, और आपको पता है सम ऑफ स्क्वायर्स जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो इट इज नेवर नेगेटिव. इसी वजह से हम इसे कहते हैं काय स्क्वायर. ये स्क्वायर का लफ्ज क्योंकि ये सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ के इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. तो इसलिए हम इसको इस पर स्क्वायर लगाते हैं, स्क्वायर. तो एज इट इज द सम ऑफ स्क्वायर, सो इट इज नेवर नेगेटिव. तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. तो ये अब मैंने कुछ के आपको के जो है कितने रैंडम वेरिएबल्स का आप स्क्वायर ले रहे हैं, इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो मुख्तलिफ के की वैल्यूज के लिए मुख्तलिफ टाइप की का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हासिल होगी. तो ये मैंने इसकी जो है आपके पास ये इसके पीडीएफ या इसकी जो डेंसिटी फंक्शन है उसको हमने ग्राफ किया के की डिफरेंट वैल्यू के लिए. के 1 के लिए येलो कलर में
K2 के लिए ग्रीन कलर में, और अगर ये K3 है, 3 इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स के स्क्वायर का सम है 3, 4, 5, 6। तो अगर K1 और K2 को अगर आप छोड़ दे, अब जैसे इसमें और दिखाई हुई डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 10 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो अपार्ट फ्रॉम K1 एंड K2, K1 और K2 को अगर आप छोड़ दे, इसके अलावा जितनी भी chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब जो है ओरिजिन से स्टार्ट होती है, ऑल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, और सब जो होती है राइट टेल्ड होती है। सबकी जो राइट टेल है वो ज्यादा लॉन्गर होती है बनिस्बत लेफ्ट टेल के। तो ये राइट स्क्यूड होती है, जिनकी राइट टेल लॉन्ग होती है वो राइट स्क्यूड होती है। तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। तो अपार्ट फ्रॉम K1 एंड K2, जो ऑल chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन से दे स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड आर राइट स्क्यूड, और ये राइट स्क्यूड है। तो एक जनरल chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की जो डायग्राम है वो इस तरह है। ये सिमेट्रिकल नहीं है, राइट स्क्यूड है। इसकी जो राइट टेल है वो ज्यादा लॉन्ग है और इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 अपार्ट फ्रॉम K1 एंड K2। ठीक है, तो ये इसकी जनरल शेप है जो आपको पता होनी चाहिए कि कब जनरेट होती है, ये आपको पता होना चाहिए कुछ इसके जनरल फीचर्स है। अब आ जाए हमारे पास जो है chi स्क्वायर टेबल है। अब chi स्क्वायर जो टेबल है उसको हम किस तरह रीड करेंगे, जैसे आपके पास टी टेबल होता है, जेड टेबल होता है। तो ये आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है सारे टेबल मौजूद हैं। तो मैं ये अब आपको मैं ये बताता हूँ कि अगर आपके पास chi स्क्वायर टेबल है आप उसको किस तरह रीड करते हैं। तो ये आपके पास chi स्क्वायर टेबल आपको दिया हुआ है। ये chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये राइट स्क्यूड है। तो chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में हम जो है किसी भी वैल्यू के राइट पर जो एरिया है वो हमें गिवन होता है। तो इसका जो टेबल है वो हम इस तरह बनाते हैं कि किसी भी वैल्यू के राइट पर जो एरिया वो गिवन है, जैसे एक एग्जांपल में ये आपके पास chi स्क्वायर की वैल्यू है 14.631 और उसके राइट पर ये जो एरिया है वो 0.20 है। तो याद रखें जो टोटल एरिया आपके पास chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो 1 है। कोई भी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे Z हो, T हो या chi स्क्वायर हो या F हो, जो टोटल एरिया होगा अंडर दी कर्व वो हमेशा 1 होगा। ठीक है, तो अब chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है इस तरह बनाते हैं कि किसी भी वैल्यू के राइट पर आपको एरिया गिवन होता है, और फिर हम इसकी जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, इसमें दो चीजें हमें चाहिए होती है। हाउ टू रीड chi स्क्वायर टेबल, वी नीड टू थिंग्स। एक तो एरिया इन राइट टेल, यानी इसमें राइट टेल में एरिया गिवन होता है, ये हमें पता होना चाहिए। जबकि टी डिस्ट्रीब्यूशन में एरिया इन बोथ टेल्स होता है, उसका टेबल इस तरह बनाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एरिया इन राइट टेल आपको पता होना चाहिए और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको पता होना चाहिए। अगर ये दो चीजें आपको पता है तो इसके अगेन जो है आप प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है वो आप पढ़ते हैं। तो जैसे आप फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको अब जैसे ये टेबल जो आपको दिया हुआ है, इस टेबल में अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर जो आपके पास कॉलम है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का है, और ऊपर रो में आपके पास एरिया इन राइट टेल दिया हुआ है। राइट टेल में एरिया 0.99 हो, 0.975 हो। तो ये डिफरेंट आपको दिए हुए, ये दो पेजेस है इसके पास, इस पे एरिया डिफरेंट है और यहाँ पे ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दी हुई है राइट साइड पर। तो अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ और इसको मैं chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में इस वैल्यू को पढ़ता हूँ। एग्जांपल, एरिया इन राइट टेल जो है 0.2, राइट टेल में एरिया 0.2 है और जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है आपके पास वो 10 है। तो chi स्क्वायर की वैल्यू हमने पढ़नी है जिसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम df हमें गिवन है और एरिया इन राइट टेल आपको गिवन है। तो ये ब्रैकेट में बता रहे हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 10 है, जिसका टी डिस्ट्रीब्यूशन में बताते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 10 है, लेकिन इसमें एरिया इन राइट टेल 0.2 है। तो हम chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाएंगे, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और एरिया जो है 0.2 होना चाहिए राइट टेल में। तो इसमें देखिए एरिया 0.2 नहीं है। हम नीचे वाले पेज पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर एरिया इन राइट टेल ये रहा 0.2, ये सबसे पहले ही कॉलम है। एरिया इन राइट टेल इज 0.2। तो अब आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के कॉलम में है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है आपके पास 10। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में ये आपके पास वैल्यू है 10 और एरिया इन राइट टेल ये है 0.2। तो इस कॉलम में आए और इस रो में आए तो ये जहां पे मिल रही है ये आपके पास chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू है, ये 13.442। तो ये वो chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू जिसके राइट हैंड साइड पर एरिया होगा 0.2 और जिसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 होगी। तो ये मैंने टेबल से पढ़ ली, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 13.44। तो समझ गए आप कि chi स्क्वायर टेबल को आप किस तरह पढ़ेंगे। दो चीजें चाहिए, एरिया इन राइट टेल और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, उन दोनों की मदद से आप chi स्क्वायर प्रोबेबिलिटी को जो है इस टेबल से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ तक बात क्लियर है तो मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। क्लियर है यहाँ तक बात या कोई मसला है किसी को? यहाँ तक बात क्लियर है? तो अब आ जाइए अब chi स्क्वायर टेस्ट। तो ऐसे टेस्ट जिनमें chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज होते हैं हम chi स्क्वायर टेस्ट करते हैं। तो अब इसमें आ जाइए, सबसे पहला ये आपके पास जो है chi स्क्वायर का मैं यूज आपको बता रहा हूँ, टेस्ट अबाउट मोर देन 2 प्रोपोर्शंस या टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये दोनों प्रॉब्लम दरअसल एक ही है। अगर हम ये कहते हैं कि 3 प्रोपोर्शंस बराबर हैं तो फिर हम ये कह रहे हैं कि उन प्रोपोर्शन का इंहिसार किसी दूसरी चीज पर नहीं है, यानी उसमें हम ये देख रहे हैं कि दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर थिंग्स। तो यही जो टेस्ट अबाउट मोर देन 2 प्रोपोर्शन है, यही जो है आपके पास टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है। तो ये एक ही प्रॉब्लम में दोनों टाइप की चीजें आपकी जो है वो आप स्टडी कर लेंगे। तो सबसे पहले है टेस्ट अबाउट मोर देन 2 प्रोपोर्शंस या टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस।
तो अब इसमें जब हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या 3 या 3 से ज्यादा प्रोपोर्शन इक्वल है या नहीं, तो अब इसके लिए हम जो है काई स्क्वायर टेस्ट यूज करेंगे। तो अब इसके मैं स्टेप्स आपको बता देता हूँ, वो हाइपोथेसिस टेस्ट से मिलते जुलते ही हैं, कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है। तो स्टेप 1 क्या है, वही आप स्टेट नल हाइपोथेसिस बताएं, फिर आप उसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बताएं, और आप जो है उसका सिग्निफिकेंस लेवल बताएं। अब जैसे साथ साथ मैं एग्जांपल आप करवाता जाता हूं ताकि आप उसके साथ इसको रिलेट करते जाएं। अब जैसे फर्ज करें, मिसाल के तौर पर जो आपके पास है, ये आपके पास एक्सरसाइज 11.2 है, 11.1 है। तो इसमें बोल रहा है एक ब्रांड मैनेजर इज कंसर्न दैट हर ब्रांड शेयर में बी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कंट्री। तो इन ए सर्वे इन विच द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू 4 जियोग्राफिक रीजन्स। तो कंट्री को 4 जियोग्राफिक रीजन्स में आपने डिवाइड कर दिया, जो आप कॉलम्स में बता रहे हैं। तो कॉलम में आपके पास जो है वो जियोग्राफिक रीजन्स है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। और जो आपके पास एक रैंडम सैम्पलिंग आप करते हैं 100 कंज्यूमर्स की, इन ईच रीजन वाज सर्वेड विद द फॉलोइंग रिजल्ट्स। और उनके जो परचेजिंग हैबिट्स है वो आप रो में बता रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में कितने परसेंट जो है वो ब्रांड को परचेज करते हैं, 40% आपकी ब्रांड के प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, डू नॉट परचेज 60% परचेज नहीं करते। इस तरह नॉर्थ वेस्ट में 55% परचेज करते हैं और 45% परचेज नहीं करते। तो अब इसमें वो क्या चेक करना चाहते हैं कि क्या चारों रीजन्स में उसकी जो ब्रांड का प्रोपोर्शन है या परचेजिंग प्रोपोर्शन है वो सेम है या नहीं, ये आपकी प्रॉब्लम है। तो उसका जो हम वी वांट टू टेस्ट दैट ब्रांड शेयर इज सेम अक्रॉस द 4 रीजन्स। हम ये चेक करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं कि जो ब्रांड शेयर है वो तमाम 4 रीजन्स में सेम हो। तो दिस इज द टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो रीजन्स है और जो परचेजिंग हैबिट्स है दे आर इंडिपेंडेंट। अगर हम ये कह रहे हैं कि जो आपके जो ब्रांड के जो शेयर है चारों रीजन्स में वो इक्वल है, मतलब ये हमारा नल हाइपोथेसिस है कि प्रोपोर्शन इन नॉर्थ ईस्ट इज इक्वल टू प्रोपोर्शन इन नॉर्थ वेस्ट इक्वल टू प्रोपोर्शन इन साउथ ईस्ट इक्वल टू प्रोपोर्शन इन साउथ। अगर हम ये करेंगे चारों प्रोपोर्शन इक्वल है, तो इसका मतलब हम यही कह रहे हैं कि जो ब्रांड शेयर है इज सेम अक्रॉस द 4 रीजन्स, और ब्रांड शेयर डज नॉट डिपेंड ऑन द रीजन, और ब्रांड शेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रीजन। तो ये दरअसल टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंसी है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें आपके पास जो कॉलम वाइज हैं आपके पास वो रीजन्स हैं, और जो रोज में आपके पास है परचेजिंग हैबिट्स। तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या रीजन्स और परचेजिंग हैबिट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो इसका मतलब यही है कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि चारों रीजन्स में जो परचेजिंग प्रोपोर्शन है वो सेम है या नहीं। अगर चारों रीजन्स में परचेजिंग प्रोपोर्शन सेम है, तो इसका मतलब है कि जो परचेजिंग है वो रीजन पर डिपेंड नहीं करती, मतलब परचेजिंग हैबिट्स और रीजन्स दे आर इंडिपेंडेंट। तो जब ये जो टेस्ट हम करते हैं, टेस्ट अबाउट इक्वलिटी ऑफ प्रोपोर्शन, तो यही टेस्ट एक दूसरे तरीके से ये चेक कर रहा होता है कि क्या दो चीजें इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो यही जो है आपके पास टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस होता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया जो पहला यूज है काई स्क्वायर टेस्ट का, इसमें हम ये चेक करते हैं कि क्या 2 से ज्यादा प्रोपोर्शन इक्वल है या नहीं। तो यही आपके पास दरअसल हम ये चेक कर रहे होते हैं क्या दो चीजें आपस में इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो ये टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है। तो पहला स्टेप क्या होता है, आप नल हाइपोथेसिस फॉर्म करेंगे। नल हाइपोथेसिस ये होगा कि दे आर इंडिपेंडेंट, यानी प्रोपोर्शंस आर इक्वल। उसका अल्टरनेटिव क्या होगा, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दैट इज प्रोपोर्शंस आर नॉट इक्वल। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा, फिर इसमें आप सिग्निफिकेंस लेवल बताएंगे। अच्छा, अब स्टेप 2 जो है आपके पास, इसमें आप जो है कंटिंजेंसी टेबल बनाएंगे। कंटिंजेंसी टेबल क्या होता है, इसमें जो भी आपको गिवन फ्रीक्वेंसीज होती है वो आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज होती है, जो आपने ऑब्जर्व करी है अपने सैंपल में, ये आपकी गिवन फ्रीक्वेंसी है। तो जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आपको गिवन है एफ सब ओ। फिर आप ये देखते हैं कि अगर आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू है, मतलब क्या अगर सारे प्रोपोर्शन जो हैं वो बराबर हैं, तो फिर हम कौन सी फ्रीक्वेंसी को एक्सपेक्ट करते, कौन सी फ्रीक्वेंसी को हम एक्सपेक्ट करेंगे। तो अगर नल हाइपोथेसिस इज ट्रू इफ ऑल द प्रोपोर्शंस आर इक्वल, तो देन व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो इस सूरत में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ये तो ऑब्जर्व्ड है। तो हम ये देखेंगे कि अगर सारे प्रोपोर्शंस इक्वल है, यानी हमारा अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है, तो फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, फिर हम किस फ्रीक्वेंसीज को एक्सपेक्ट करेंगे। तो इस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करते हैं, ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। इसको हम कहते हैं एफ सब ई, गिवन फ्रीक्वेंसीज, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है। तो हमारा जो कंटिंजेंसी टेबल होता है वो कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, वो रोज और कॉलम से मुश्तमिल होता है, और इसमें हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज बताते हैं। ये एक रो बाय कॉलम टेबल है जिसमें हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को किस तरह कैलकुलेट करते हैं, इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। इसमें RT है रो टोटल, रो का टोटल, इसको मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम के टोटल से, CT है कॉलम टोटल, और डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से। तो ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को किसी भी सेल की
एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कि वो सेल जिस रो में है या वो वैल्यू जिस रो में है उस रो के टोटल को मल्टीप्लाई करें कॉलम के टोटल से, डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से, तो हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। यानी वो फ्रीक्वेंसी जो उस सूरत में होनी चाहिए अगर हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू है, वो फ्रीक्वेंसी जो उस सूरत में होनी चाहिए अगर सारे प्रोपोर्शंस इक्वल है। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये जैसे मैं आपको फर्ज करें ये आपको ये टेबल दिया हुआ था। अब इसमें ये जो आपको प्रोपोर्शंस दिए हुए हैं, ये जो आपके पास है ये ऑब्जर्व प्रोपोर्शन है, ठीक है। अब ये जो टेबल है आपके पास, इसमें देखें आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी किस तरह कैलकुलेट करेंगे। जैसे अगर आपके पास ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 40, ठीक है ना, ये आपको 40 दी हुई है आपके पास नॉर्थ ईस्ट में। तो अब अगर प्रोपोर्शंस इक्वल हो, नल हाइपोथेसिस ट्रू हो, तो फिर हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हम फिर किस फ्रीक्वेंसी को एक्सपेक्ट करेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे, FE RT इंटू CT डिवाइडेड बाय N। तो ये जो आपके पास जो रो टोटल था वो 190 है। ये जो आपके पास वैल्यू है, ये जिस रो में है इसका जो टोटल है आपके पास, ये जो रो है ये इसका टोटल नीचे आ गया 100। ये टोटल दे रहा है रो टोटल, ये रो टोटल 100 है, सॉरी ये कॉलम टोटल है, कॉलम टोटल 100 है, रो टोटल ये है, रो टोटल आपके पास है 190। तो हर रो का टोटल आगे बता रहा है, हर कॉलम का टोटल नीचे बता रहा है। तो इस 40 के लिए रो टोटल 190 है, कॉलम टोटल 180 है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज क्या है, ये जो आप जितने भी आपके पास कॉलम में या रो में टोटल है सब कुछ सम कर लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आ जाएंगे स्मॉल एन 100। तो अब इसकी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो हमने इस फॉर्मूले की वजह से निकाली। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 40 थी, अब ये जिस आपके पास रो में आ रहा है उसका टोटल 190 है, इनटू जिस कॉलम में आ रहा है उसका टोटल 100 है, डिवाइडेड बाय 400। तो ये इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई 47.5। इसका हर रो की निकाल ली। जैसे 55 वाली रो है, 55 वाली रो जो है इसका जो रो टोटल है आपके पास, ये जो ऑब्जर्व्ड आपके पास प्रोपोर्शन है या फ्रीक्वेंसी है 55, इसका रो टोटल 190 है लेकिन कॉलम टोटल चेंज है 100। इत्तेफाक से 180 डिफरेंट भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम जो है ये आपका जो स्टेप 3 है, यानी पहले स्टेप में जब हम का स्क्वायर टेस्ट करते हैं चेक करने के लिए कि दो से ज्यादा प्रोपोर्शन इक्वल है या नहीं, या दो एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट है नहीं, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस करते हैं। तो स्टेप 1 में हम नल हाइपोथेसिस बताते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बताते हैं, सिग्निफिकेंस लेवल बताते हैं, उसी तरह जिस तरह हाइपोथेसिस टेस्ट में करते हैं। फिर स्टेप 2 में हम कंटिजेंसी टेबल कैलकुलेट करते हैं। इसमें जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन होती हैं, तो हम जो है ये मालूम करते हैं कि अगर हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू है, अगर सारे प्रोपोर्शन जो है वो सेम है, यानी अगर एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट हैं, तो इस सूरत में हम किन फ्रीक्वेंसीज को एक्सपेक्ट करेंगे, तो ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, कोई भी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी किसी भी सेल की निकालनी है तो रो टोटल इनटू कॉलम टोटल मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से। ये हम करते हैं स्टेप 2 में, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आ जाए स्टेप 3। अब स्टेप 3 में जो है हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। तो हमारा जो रिजेक्शन रीजन होगा वो सारे के सारा हमेशा राइट टेल में होगा, क्योंकि ये दो से ज्यादा प्रोपोर्शन के बारे में है। तो इसमें कोई एक भी अगर आपकी बढ़ जाए तो प्रोपोर्शन जो होंगे वो इक्वल नहीं होंगे। तो बढ़ने का मतलब क्या है कि आपका जो रिजेक्शन रीजन होना चाहिए वो राइट टेल में होना चाहिए। तो आपका काई स्क्वायर टेस्ट में जो रिजेक्शन रीजन होगा हमेशा राइट टेल में होगा। तो हम एरिया इन राइट टेल अल्फा के बराबर लेंगे, और ये हमारा एक्सेप्टेंस रीजन होगा, ये रिजेक्शन रीजन है, और जहां पे ये सेपरेट होने क्रिटिकल वैल्यू है। तो फिर हम काई स्क्वायर टेबल से क्रिटिकल वैल्यू पढ़ लेंगे। तो काई स्क्वायर टेबल से क्रिटिकल वैल्यू पढ़ने के लिए एक तो हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पता होनी चाहिए और हमें अल्फा पता होना चाहिए। तो अब ये जो काई स्क्वायर टेस्ट यहाँ पे हम कर रहे हैं जो रोज कॉलम से मुश्तमिल है, तो इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगी, जो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगी। तो इसमें ये कंटिजेंसी टेबल आपको दिया हुआ है, इसमें रोज है और इसमें कॉलम्स है। तो अब रो का टोटल, कॉलम के टोटल आपको नीचे पता है। CT का मतलब है कॉलम टोटल, 1 का मतलब ये पहले कॉलम का टोटल है, CT2 ये दूसरे कॉलम का टोटल है, तीसरे कॉलम का है, चौथे कॉलम का। इस तरह RT का मतलब है रो टोटल्स, 1 का मतलब ये पहली रो का टोटल है, दूसरी रो का, और ये RT3 है तीसरी रो का। तो इसमें देखें जो वैल्यूज जो आप फ्रीली स्पेसिफाई कर सकते हैं, जो अपनी मर्जी से आप चूज कर सकते हैं, उनको टिक किया हुआ है। और जो वैल्यूज आप अपनी मर्जी से फ्रीली स्पेसिफाई नहीं कर सकते उनको आपने सर्किल से या स्टार से रिप्रेजेंट किया है। जैसे अगर आप किसी कॉलम में आए तो कॉलम में, क्योंकि कॉलम टोटल आपको पता है, तो अगर इसके अंदर 3 वैल्यूज है, सिर्फ 2 वैल्यूज को आप अपनी मर्जी से स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो हर कॉलम में आप सिर्फ 2 वैल्यूज को अपनी मर्जी से स्पेसिफाई कर सकते हैं। यानी कॉलम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा C-1, C है नंबर ऑफ